तो हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने कहा था कि केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनानी है, तो फिर मैंने भी यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करके कह रहे थे मुझसे बहुत टाइम से कि आप केमिस्ट्री पे वीडियो बनाओ। तो भी एक नंबर के जो मैंने फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो जाके उसे भी देखो, काम की आपकी वीडियो बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आया। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही अलग टॉपिक है और फिजिक्स बहुत ही अलग टॉपिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे केमिस्ट्री थ्योरी के अंदर से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी केमिस्ट्री के। ठीक है, आपने कोई एक बड़ी सी थ्योरी पढ़ी, उसके अंदर से कुछ भी आपको दे देगा। आपने एक बड़ी सी रिएक्शन पढ़ी, क्या पता वो रिएक्शन ही दे दे आपको करने के लिए कंप्लीट, क्या पता उसका स्टेटमेंट दे दे और पूछ ले रिएक्शन कौन सी है। तो इसका मतलब ये इतनी सारी बातों का ये सार निकलता है कि अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आप बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चनों पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके क्वेश्चन अंदर से भी बन सकते हैं टॉपिक के। तो अगर जितनी अच्छी थ्योरी होगी ना आपकी, ठीक है, थ्योरी में आपकी रिएक्शन भी आती है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री का पेपर उतना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आऊँ ये सारे आपके पुराने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके पिछले पेपरों में आ रखे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं उनके आंसर और क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहले इस वीडियो को देखो, इनको पढ़ो, रटो, याद करो, जो करना है करो, लेकिन ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एरोसॉल क्या है, तो मैंने लिख रखा है कोलाइडी विलियन। ठीक है, एरोसॉल 5वें चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो इसमें से थ्योरी है सारी की सारी। तो एरोसॉल एक प्रकार का कोलाइडी विलियन होता है जिसमें परिक्षिप्त माध्यम कैसा होगा अपना, गैस होगी या वायु होगी। ठीक है, एग्जाम्पल साबुन का झाग यहाँ पे लिख दिया, छोटा छोटा सा बिल्कुल एग्जाम्पल। फिर आपका ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन चलो जहाँ तक यूट्यूब बोर्ड में चलता ही रहेगा, मतलब इसको ही जहाँ तक मैंने ऑक्सीकरण संख्या इसी की निकालनी देखी है। K4Fe का ऑन6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इस क्वेश्चन के अलावा ज़्यादातर कोई आता ही नहीं है। ठीक है, या तो 3 लगा देगा K4 की जगह, या फिर ये 4 तो चल ही रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या Fe की निकालेंगे आप, +2 आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है वो नहीं बता रहा, अगर आपको नहीं आता तो मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है। Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, K की +1 होती है। इसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ 4 है तो 4 रख दिया। इधर कितना है Fe, हमें जिससे चाहिए उसकी x मान ली। Cn में -1 होता है, 6 है तो -6 बराबर 0। जब भी किसी इस पर कोई चार्ज होता है तो बराबर 0 के रख देते हैं, सॉल्व करके +2 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है। उसके बाद कह रहा है ये एक अभिक्रिया दी है आपको, और इस अभिक्रिया में कह रहा है ये x पहचानो क्या है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है एथेन होगा। ठीक है, अब ये एथेन ही होगा, इसके ऊपर डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि एक रिएक्शन है। और कौन सी रिएक्शन है ये आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है, आपने कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, ये क्या है आपको, और ये कौन सी रिएक्शन है, जिसको आता हो ना कमेंट जरूर करना है एक बार। तो मैंने इतना ही छोड़ दिया, एथेन आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको क्वेश्चन और उनके डायरेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझा रहा मैं, कंसेप्ट समझाने होते तो मैं अलग वीडियो बनाता, फिर उनके टॉपिक की वीडियो चलती है। तो यहाँ पे अभी वो काम नहीं कर रहे, अभी खाली आपके क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, उनके आंसर को, ताकि आप एक ही वीडियो देख के ना उनको फटाफट नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को पहले याद करें, क्योंकि जो आंखों के सामने पहले दिखता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है ना, मैंने जो IUPAC नाम लिख रखा है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक जो रसायन है आपकी। तो यहाँ पे IUPAC नाम तो आपको आने चाहिए। अगर आपने 11th में नहीं सीखे ना तो भैया अब तो टाइम इतना है भी नहीं जो आप मेरे ख्याल से मुझे लगता है सीख पाओगे, लेकिन कहीं से भी जुगाड़बाजी करके कुछ सिंपल आपको सीखनी होंगे। कौन से सीखने, जो आपके चैप्टर है। ठीक है, एक तो एल्कोहल के सीख लो, ईथर के सीख लो, एल्डिहाइड, कीटोन के, एस्टर के हो गया, और आपका ईथर तो हो गया मैंने बता दिया। हाँ, तो इन सब के तो मेन सीख लो, और एमीन्स के नाम। ठीक है, ये सब सीख लो, इनके IUPAC नाम 2 नंबर के आते ही हैं, और 1 नंबर में भी कोई ना कोई कभी दे देगा, तो यार बहुत ही काम में आ जाएगा आपके अगर आप कर लोगे। ठीक है, तो ये IUPAC नाम तो आप कर ही लो, कोई से भी दे देगा, तो इसलिए मैंने खाली IUPAC नाम लिखा। भैया ये नहीं ना कि बिल्कुल ही यहाँ पे मैं जो लिखूँ वही आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर साल तो नहीं कहूँगा, 1-2 साल में दिख ही जाता है। ठीक है, निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में लिखो, ये आपको दे देगा NH3, और ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। तो मैंने 7 क्रम लिखा हुआ है, आपको पता होगा। क्रम NH3 सबसे कमजोर होता है, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2, फिर 3। मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट भी लग रहा है, तो एक बार आप कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, कि यार मैंने बिल्कुल 100% सही लिखा नहीं लिखा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, डाउटफुल क्यों है ये, एक सेकंड में देख लेता हूँ। देखो हाँ, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये वाला। तो अब ये मेरे को थोड़ा अभी भी डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 डिग्री पहले आएगा और 2 डिग्री बाद में आएगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताना कि क्या सही में ये चीज़ थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले 1 डिग्री NH3 तो आता है, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, और लास्ट में 2 डिग्री। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप एक बार बताना मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला शायद से हट चुका है एक बार सिलेबस से चैप्टर, तो इस वाले क्वेश्चन को रहने दो। ठीक
ठीक है, वाला हट चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अधिशोषण क्या है इस पे, शोषण क्या है। 5वें चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही एक नंबर में, बहुत बार देखा गया है। तो मैंने बहुत सिंपल सी परिभाषा लिखी है। परिभाषा क्या है कि कोई जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पे जाके एकत्र हो जाएगा तो यही क्रिया अधिशोषण कहलाएगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज लिखी। उसके बाद उपसर्जयोजी यौगिकों के आपके आयुपेशी नाम आने चाहिए, ठीक है। जैसे ये उपसर्जयोजी यौगिक था ना आपका, इसका आयुपेशी नाम वगैरह सब आपको आने चाहिए। मैंने खाली ये लिख दिया, वो कोई सा भी दे सकता है। इसी का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके जरा बता दें क्या होगा नाम, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। देखो जब फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा ना, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण के लिए आप O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। वायु की उपस्थिति में होता है ऑक्सीकरण, क्या बनता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैंने ये जगह इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे भी डाउट हो रहा है। इतना पता है कि यहाँ पे पी क्वीन करके बनेगा कुछ, लेकिन अभी 100% मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। तो वो अभी मैंने कुछ देखा नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। आप एक बार मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्लीमेंसन अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लीमेंसन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में यहाँ पे पूछी गई है, तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। उसके बाद मोनोसेकेराइड का उदाहरण, तो ग्लूकोज आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाओ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फिर एमाइड को एनीन में परिवर्तित किया जाता है, 4 ऑप्शन देगा, तो आप हाफमैन अभिक्रिया पता ही है इतनी, ठीक है। मैं तभी कह रहा हूँ आपको रिएक्शन वगैरह जरूर याद होनी चाहिए, या अभी एक ही नंबर में तो काम दे रही है, अभी आगे भी काम देगी, ठीक है। फिर दूध किसका एग्जाम्पल है, 5वें चैप्टर का है, तो पायस का एग्जाम्पल है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जो आपका है डाई मैथिल ईथर और एथेनॉल का अणुभार समान है, परंतु एथेनॉल का क्वथनांक अधिक है, क्यों, किससे अधिक है यहाँ पे, ये आपका जो है डाई मैथिल ईथर से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता ही है, ठीक है। यहाँ पे मेनली बात हो रही है 1 नंबर वाले सवालों की, और ये आपके मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जितने भी ये सवाल है ना आपके, ये सब पुराने पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। 2014 से लेके 2020 तक के पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जितने भी हैं। तो पहले इनको पढ़ो, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है सारे। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर देखो क्या होगा। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जब भी क्वथनांक के ऊपर बात है ना, हाइड्रोजन बंद पे छोड़ दो, ठीक है। किस पे छोड़ दो, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बंद पे, बहुत सिंपल होता है। अब आपको ये एक तरीके से इसकी ट्रिक है सवाल की, ठीक है। जो क्वथनांक जो होते हैं ना, वो उनके ज़्यादा होते हैं जो बड़ी आसानी से हाइड्रोजन बंद बना लेते हैं या जो हाइड्रोजन बंद बनाते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है डाई मैथिल ईथर और एथेनॉल का अणुभार समान है। यहाँ तक वाले क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता। यहाँ से कह रहा है एथेनॉल का क्वथनांक अधिक है, एथेनॉल का क्वथनांक अधिक है, इसका मतलब बड़ी आसानी से हम ये लिख देंगे कि एथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन बंद बनाता है, ठीक है। और डाई मैथिल ईथर हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता, जिस कारण से डाई मैथिल ईथर का क्वथनांक जो है वो कम होगा और एथेनॉल का क्वथनांक अधिक होगा। तो इतना आंसर हमें लिखना है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको क्वथनांक जैसे कोई भी सवाल दे दे, यहाँ पे डाई मैथिल ईथर एथेनॉल की जगह कोई और भी चीज़ दे दे और बोल दे कि बताओ इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका क्वथनांक ज़्यादा है, तो आपको बस जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उसका आंसर ये लिखना है कि उसमें वो हाइड्रोजन बंद बना रहा होगा और दूसरे वाला हाइड्रोजन बंद नहीं बना रहा होगा। बस आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रिक थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है ज्यूटेरायन क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ज्यूटेरायन क्या होता है, ठीक है। पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यूटेरायन जो होता है आपका ये है प्रोटीन वाले चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का। हाँ, तो ज्यूटेरायन होता है जिसमें हमारे प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल और फिनॉल में कौन अधिक अम्लीय है, ठीक है। तो सबको पता है कि फिनॉल ही ज़्यादा अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर 1 नंबर में सीधा फिनॉल लिख देंगे, ठीक है। या आपको तो ऑप्शन भी दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताओ इनमें कौन अधिक है, तो आप फिनॉल पे निशान लगा देंगे। इसमें कह रहे हैं निम्न में लिगेंड्स की संख्या बतानी है, ठीक है। FeCN को 6 4 पावर में और इसमें, तो सबको पता है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो केंद्रीय परमाणु के साथ जो जुड़े होते हैं ना, ठीक है, वही लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे CN लिगेंड्स है और इनकी संख्या कितनी है 6, तो इसमें लिगेंड की संख्या 6 हो जाएगी। और यहाँ पे CO है, उसमें कितनी है 4, तो इसमें लिगेंड की संख्या 4 हो जाएगी। ऐसे वो आपको कोई सा भी दे दे आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। अवशोषण क्या होता है, इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल आप लिख देंगे, ठीक है। मैंने अधिशोषण की बताई। अवशोषण जो होता है, मान लो कि स्पंज की बॉल थी, ठीक है। आप ऐसा मान लो स्पंज की बॉल है, उसको हम पानी में डाल रहे हैं, तो स्पंज की बॉल में पानी उसके सतह के साथ साथ उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह के साथ साथ उसके अंदर भी एक तरीके से एकत्र हो जाए, ठीक है। या आप कहो कि उसकी पूरी होल बॉडी में चला गया, तो यही अवशोषण कहलाता है।
फिर एक तंतु लिगेंड क्या होते हैं, इसका उदाहरण, तो उदाहरण मैंने H2NH3 लिख रखे। एक तंतु लिगेंड की सिंपल सी परिभाषा, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं या जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, ठीक है, वो एक तंतु लिगेंड कहलाते हैं। तो ये आपको सब याद होनी चाहिए, द्वितंतु त्रितंतु तक तो याद होनी चाहिए। फिर आपको ये 4 ऑप्शन देगा और कहेगा जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं तो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, ठीक है। ऐसी बढ़ाने की जगह वो आपको घटाने वाला भी दे सकता है, तो वो उत्प्रेरक विष कहलाता है। ये इतनी बात पता होगी, अब नहीं पता तो कोई बात नहीं, इनको याद करके जाओगी, मेन है। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, तो चौथे ऑप्शन का यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे क्यों होगा, इसके पीछे बहुत देखो फिर बड़ा रीजन है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको केमिस्ट्री में कंसेप्ट जो क्लियर होने चाहिए, आपको थ्योरी के, इसी तरीके से वो क्वेश्चन बना के देगा। अब आप लोग कहेंगे देखो इन दोनों में से फिनॉल होता, ठीक है, और फिनॉल ही सही में होता। अगर मैं बात करूँ तो फिनॉल ही सही में होता, लेकिन ये ऑर्थो जो पोजीशन है ना, ये जब फिनॉल के साथ लग जाती है और वो भी नाइट्रो मतलब आपका ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो है ना, वो अम्लीयता को और बढ़ा देता है, जिस कारण से फिर ये आपका ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियम, ठीक है। इन दोनों की आपको परिभाषा और फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर गड़बड़ी में आ जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको बोलेगा इनमें से कौन टॉलन अभिकर्मक है या कौन फेलिंग विलियम है, पहचानो तो टिक लगा देना बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से पता ही है कौन सा होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, गोंद होता है, ठीक है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस ऐसे भी हैं यहाँ पे कि लौट के वापस आने के रहेंगे। और अगर मैं आपको देखो, आपको ये क्वेश्चन तो करके जानी है, इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है ना कि भैया ये कंसेप्ट क्या है, तो इन कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है, इन कंसेप्ट को पढ़ो। तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं, ईथर जल में अविलेय है क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं ईथर वाले चैप्टर में से, ठीक है, आपका फिनॉल ईथर ये सब चैप्टर है। तो जल में अविलेय है क्यों है, ये आप मुझे कमेंट करके एक बार बताना, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेलिन क्या है, तो मैंने इसका आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता हो, ठीक है। फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है, तो इतना सा आंसर है 1 नंबर पे। तो ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2-3 नंबर में ये वाले करके जाएं, ये 1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ कि देखो आपके जो अगर ये पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है, अभी 100% नहीं है, तो मैं आपको फिर से एडवाइस दूंगा कि आप लोग थ्योरी पक्की कर लें अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, थ्योरी अगर आपकी पक्की होगी तो फिर वो ऑप्शनल कितने भी बना दें आपको सब आता होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब जो है वीडियो आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से बनेगी। किसी ने मुझसे चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का और एक चैप्टर नंबर 7 बोला है, तो जहाँ तक होगा मैं वो पूरे के पूरे चैप्टर डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो मैथ के ऊपर मैं सोचता हूँ, मेरे पास मैथ की यहाँ पे इतनी वो चीज़ें नहीं है जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ, लेकिन अगर होगा तो मैं जरूर मैथ के लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिजिक्स की वीडियो जाके देखो, काम की है, केमिस्ट्री की है। मैं एक और एडवाइस दूंगा, केमिस्ट्री में आपको देखो लास्ट में क्या करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन के बाद एक सबसे पहले एडवाइस ये ले लो मेरी कि यार देखो करना क्या आपको, केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन के पीछे भागेंगे ना, ठीक है, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन ठीक है इतने क्वेश्चनों से काम नहीं बनेगा। आपको करना है क्या, आपको पिछले 5 साल की केमिस्ट्री के पूरे अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको पिछले 5 साल की केमिस्ट्री के पूरे पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अगर वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी कम से कम एक इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप फेल तो नहीं होंगे, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। कम से कम 70 में से आप 35 या 30 प्लस मान के चलो। अगर आपकी अभी इस समय तैयारी नहीं है ना, तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप ये चीज़ करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेन क्वेश्चन मैं बना ही रहा हूँ, और ये भी क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, उसी में से यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। जो डाउट लगे बोलो। थैंक यू सो मच।